अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है आज की कहानी। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरी नए आने वाले दोस्तों से अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। मेरे दिमाग में इतना ज़ोरदार धमाका हुआ कि मेरे हवास गुम हो गए और अब मुझे उस मुस्कुराहट से मानूसियत का राज मालूम हो गया। मैं फटी फटी निगाहों से उसे देख रहा था। तब शेखर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें वाकई इतनी ही हैरत होनी चाहिए थी, लेकिन मैं तुम्हें बता चुका हूँ मेरे दोस्त कि मैं सिर्फ चंद अफराद का ग्रुह बनाकर ये काम नहीं कर रहा। मेरी हैसियत बैनुल अक़वामी है। पूरी दुनिया में मेरे साथी फैले हुए हैं। ये चंद साथी जो पुलिस के हत्थे चढ़ गए तो मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरा नया ग्रोह पहले से ज्यादा मजबूत होगा। उसका इंतजाम बहुत जल्द हो जाएगा। क्रिस्टीना भी मेरे ग्रोह की एक फर्द है। शहर में दूसरे बहुत से अफराद हैं जो इसी अंदाज में गैर मुतअल्लिक रहते हैं और बस जरूरत पर काम आते हैं। बहरहाल इन बातों को छोड़ो। तुमने बेहसियत शारक मेरे साथ धोखा किया था। उस वक्त मैं तुम्हें एक शरीफ आदमी समझा था और ये हकीकत है कि अगर तुम उसी हैसियत से मेरे सामने आते तो मैं पहला काम यही करता कि तुम्हें गोली मार देता। लेकिन आरिफ जमाल वाली हैसियत मेरे लिए पुरकशिश है। इस हैसियत में जो कारनामे तुमसे मंसूब हैं वो हैरत अंगेज हैं। बिलाशुबा अगर तुम ऐसे ही आदमी हो तो मैं पिछली रंजिशें भूलकर तुम्हें कुछ नई पेशकश करूंगा। मैं नहीं कहता आरिफ तुम्हारे क्या हालात होंगे, कौन से रास्तों से गुजरकर तुम यहाँ तक पहुँचे, लेकिन एक बात की तलकीन मैंने पहले भी तुम्हें की थी, वो ये कि इस दुनिया में जीने के लिए हर किस्म के अखलाकी असूल भुला दो। वक्त जो कहे वो करो। अगर तुम पूरी जिंदगी नेकियां करते रहोगे तब भी ये दुनिया तुम्हें कुछ ना देगी। तुमने दाऊद रहमानी की लड़की की हिफाजत के लिए खतरात मोल लिए, लेकिन तुम्हें दाऊद रहमानी की कोठी से ही गिरफ्तार किया गया। और अब भी अगर तुम उसके सामने गड़गड़ाओ, उसे अपने एहसान का वास्ता दो, तब भी वो तुम्हारी तरफ नहीं पसीजेगा। जब तुम सिर्फ एक जेल साद हो आरिफ, अब कातिल भी बन चुके हो। याद रखो, अगर तुम पूरी जिंदगी नेकियां करते रहे तब भी दुनिया तुम्हारे इस जुर्म को माफ नहीं करेगी। फिर बिला वजह क्यों अहमकाना जिंदगी गुजार रहे हो? दुनिया के सामने डटकर खड़े हो जाओ, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। शेखर की गुफ्तगू मेरे जहन के दरीचे खोल रही थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। क्या दर हकीकत शेखर की बात मान लूं या और उससे आगे मेरा जहन कुछ ना सोच सका। मैं तुम्हारे यहाँ से निकलने का बंदोबस्त कर दूंगा। तुम्हें एक लॉन्च के जरिए यहाँ से मिडिल ईस्ट भिजवा दूंगा और फिर वहाँ से तुम कहीं भी निकल सकते हो। मैं तुम्हारी भरपूर मदद के लिए तैयार हूँ। मेरी हालत अब कदरे पुरसकून हो गई। चुनाचा मैंने शेखर की आंखों में देखा और इसके इवज मुझे क्या करना होगा। वही पुराना काम, शेखर ने मुस्कुराते हुए कहा। यानी मैं तअज्जुब से उछल पड़ा। नरगिसे रहमानी, उसने एक आंख दबाते हुए कहा। वो 10 करोड़ का चेक है। लेकिन शेखर, अब ये कैसे मुमकिन है? नामुमकिन को मुमकिन बनाना मेरे बाएं हाथ का खेल है। शेखर ने गहरी सांस लेकर कहा। मैं तुम्हें तरकीब भी बता सकता हूँ। तुमने मेरा चेहरा देखा होगा और मेरी आवाज सुनी होगी। मैं तुम्हारे चेहरे पर मेकअप करके तुम्हें गुलफाम बना दूंगा। मेरा दावा है कि नरगिस रहमानी तुम्हें पसंद करती है। तुम किसी तरह उसके करीब जाओगे और राहो रस्म बढ़ाओगे और फिर मौका मिलते ही उस पर अपनी असलियत जाहिर कर दोगे। यकीनन वो तुम्हें अपने करीब देखकर घबराएगी, लेकिन बहरहाल उसे राहे रास्त पर लाना तुम्हारा काम होगा। फिर तुम उसे हमारे शिकंजे में दे दो और आराम से यहाँ से निकल जाओ। लेकिन वो मुझसे नफरत करने लगी है। अगर वाकई ऐसा है तो दूसरी शक्ल में उसे टटोलो, मतलब सिर्फ काम निकालने से है। मैं समझ नहीं सका शेखर, तुम्हारे इतने जबरदस्त वसाइल हैं, फिर तुम ये काम
मुझसे ही क्यों लेना चाहते हो? मैंने परेशानी से कहा। इसे मेरी कमजोरी समझ लो दोस्त, मैं बचपन से जिद्दी हूँ, शेखर ने होंठ सिकोड़ कर कहा। क्या तुम उस लड़की को बख्श नहीं सकते? मैंने संजीदगी से पूछा। नामुमकिन, ये काम जरूर होगा, लेकिन शेखर मैं अब भी उसके लिए तैयार नहीं। तब मैंने तुम्हारे लिए दूसरा फैसला भी कर लिया। वो क्या? मैं तुम्हें रस्सी से बांधकर यहाँ डाल दूंगा और पुलिस को फोन कर दूंगा कि तुम यहाँ मौजूद हो। हम ये मकान खाली करके चले जाएंगे और पुलिस तुम्हें गिरफ्तार कर लेगी। क्या तुम इस काम को इतना ही आसान समझते हो? मैंने होंठ भींच कर कहा। हाँ, तुम आखिरी फैसला मुझे सुना दो, तब फिर मेरा जवाब नफी में है। मैं तुम्हारे लिए ये काम हरगिज नहीं कर सकता शेखर। आखिरी फैसला, शेखर ने संजीदगी से कहा। बिल्कुल आखिरी फैसला। मेरी जिद अपनी जगह बरकरार रहेगी। तुम मुसीबत मुंह लेना चाहते हो तो ले सकते हो। मैं कह चुका हूँ शेखर, ये मेरा कतई आखिरी फैसला है। नरगिस रहमानी को मेरी वजह से कोई तकलीफ ना हो सकेगी। जोसेफ, शेखर ने आवाज दी और कमरे के खुले हुए दरवाजे से 2 आदमी अंदर आ गए। उनमें से एक के हाथ में रस्सी सी। मैं तुम्हें खुद भी कत्ल कर सकता हूँ आरिफ, लेकिन मैं बता चुका हूँ कि मैं जिद्दी आदमी हूँ। पुलिस तुम्हें गिरफ्तार कर लेगी। मुमकिन है तुम दोबारा फरार होने में कामयाब हो जाओ। मैं कहीं ना कहीं तुमसे राब्ता कायम कर लूंगा और फिर वही आफत दोहराऊंगा। समझे? मेरी पेशकार बरकरार रहेगी। तब शेखर, मैंने एक और फैसला भी किया है, मैंने होंठ भींच कर कहा। वो क्या? मैंने 2 कदम नादानगी में किए थे, बेकार, बेमसरफ, सिर्फ अपनी जिंदगी बचाने के लिए। हालांकि मुझे अपनी जिंदगी से इस कदर लगाव नहीं है जितना नरगिस की जिंदगी से। चुनाचा नरगिस की जिंदगी के लिए मैं एक कत्ल और करूंगा और वो कत्ल तुम्हारा होगा। तुम्हारी मौत से बहुत से बेगुनाहों को फायदा पहुंचेगा, मैंने कहा और तन कर खड़ा हो गया। बांध लो, शेखर ने गजबनाक होकर कहा और उसके दोनों आदमी आगे बढ़े। लेकिन मैं भी तैयार था। मुझे खदशा था कि शेखर के पास पिस्तौल ना हो, इसलिए मैं उन दोनों के साथ शेखर को भी संभालना चाहता था। क्रिस्टीना का चेहरा धुआं हो रहा था। उससे यह सब कुछ पसंद नहीं था, लेकिन जाहिर है वो शेखर की गुलाम थी, कर भी क्या सकती थी। चुनाचा जो ही शेखर के दोनों आदमी मेरे नजदीक पहुंचे, मैंने उन्हें झुकाई देकर शेखर पर छलांग लगा दी। ये बात शेखर के लिए गैर मुतवक्का थी। कायदे से मुझे पहले उन दोनों से निपटना चाहिए था। शेखर मेरी गिरफ्त में आ गया और मैंने सबसे पहले उसका पिस्तौल तलाश किया। वो पहले मेरी पिटाई देख चुका था। इत्मीनान था उसके कि ये दोनों नए आदमी जिन्हें वो शायद प्रोग्राम के तहत लाया था, बाआसानी मुझ पर काबू पा लेंगे। इसलिए उसने पिस्तौल निकालने की जहमत नहीं की। मैंने उसके बगली होल्स्टर से पिस्तौल निकाल लिया और उछलकर एक तरफ खड़ा हो गया। उसके 2 आदमियों ने पिस्तौल निकालने की कोशिश की और मैंने बेदरेग उन पर फायर झोंक दिए। दोनों गोलियां ऐन निशाने पर लगी। क्रिस्टीना चीख मारकर एक कुर्सी की आड़ में छुप गई। वो दोनों पंजे गिराकर तड़पने लगे और मैं शेखर की तरफ मुड़ा, जो मुंह फाड़े खड़ा था। मैंने पिस्तौल का रुख उसकी पेशानी की तरफ किया और उसने दोनों हाथ उठाकर कुछ कहने की कोशिश की। सुनो शेखर, तुम्हारी मौत से ना सिर्फ नरगिस रहमानी महफूज हो जाएगी, बल्कि ना जाने कितनी लड़कियां बर्बाद होने से बच जाएंगी। चुनाचा मैं एक नेक काम समझकर तुम्हें कत्ल कर रहा हूँ। अपने अल्फाज के खात्मे के साथ ही मैंने गोली चला दी। गोली ने शेखर की पेशानी के चीथड़े उड़ा दिए। क्रिस्टीना ने फिर एक बेहानक चीख मारी थी। तब मैं क्रिस्टीना की तरफ मुड़ा। खड़ी हो जाओ क्रिस्टीना, मैंने कहा। मैं बेगुनाह हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, मैं मजलूम हूँ। मैं जानता हूँ क्रिस्टीना, लेकिन मैं खुद हालात का शिकार हूँ। काश मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता। बहरहाल इन लम्हों का शुक्रिया जो तुमने मुझे दिए। अपने बारे में जैसा मुनासिब समझो करो। अब मैं चलता हूँ। क्रिस्टीना खुश्क होंठों पर जुबान फेर रही थी। तुम अगर चाहो तो बेतकल्फी से मेरे बारे में पुलिस को बता सकती हो। कह सकती हो कि ये कत्ल मैंने किए हैं। मुझे कोई एतराज नहीं होगा, बल्कि पुलिस के सहारे से तुम्हें जिंदगी भी महफूज हो जाएगी। मैंने क्रिस्टीना से अलफदाई अल्फाज कहे और बाहर की तरफ मुड़ गया। बंगले के लान में शेखर की कार खड़ी हुई थी
اسی وقت میں نے اسی کار کا استعمال مناسب سمجھا اور اس میں بیٹھ گیا۔ کار اسٹارٹ کر کے میں باہر آیا۔ بہرحال اب میرے پاس پستول موجود تھا۔ میں نے سنسان راستے اختیار کیے۔ میرے ذہن میں کوئی خیال نہیں تھا۔ میں نے کوئی راہ متعین نہیں کی۔ اخبارات میں میری تصویریں چھپی ہوئی تھی۔ ہر شخص مجھے پہچان سکتا تھا، اس لیے کوئی راستہ نہ تھا جہاں سے میں نکل جاؤں۔ 5 قتل کرنے کے بعد میں نڈر ہو گیا تھا۔ میرے دل میں حیرت انگیز توانائی آ گئی۔ اب میں زندگی سے نہ تو بیزاری محسوس کر رہا تھا اور نہ ہی مجھے کوئی خوف تھا، بلکہ اب میری ذہانت اود کر آئی تھی۔ میں اپنے پروگرام بنا رہا تھا اور ارد گرد سے بھی بے خبر نہیں تھا۔ دولت مجھے سریا سے بھی مل سکتی تھی، لیکن اب میں ادھر کا رخ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس معصوم عورت کی پرسکون زندگی کو روگ لگانے سے کیا فائدہ؟ ہاں، نرگس رحمانی۔ میرا دل عجیب انداز سے دھڑکنے لگا۔ اب زیادہ رات نہیں گزری تھی، تقریباً 9 بجے تھے۔ میں نے شیکھر کی کار نرگس رحمانی کی کوٹھی سے کافی دور کھڑی کر دی، پھر اسی مخصوص راستے سے کوٹھی میں داخل ہوا۔ پولیس کے بارے میں مجھے آج بھی کوئی اندازہ نہیں ہو سکا۔ ویسے میں نے سوچا تھا کہ چونکہ اب انہیں میرے اس طرف رخ کرنے کا گمان بھی نہیں ہوگا، اس لیے پولیس یہاں نہ ہوگی۔ بہرحال میں کوٹھی میں داخل ہوا۔ میرا رخ نرگس رحمانی کی خوابگاہ کی طرف تھا، لیکن وہ خوابگاہ میں موجود نہیں تھی۔ تب میں نے دوسری جگہوں پر اسے تلاش کیا اور پھر ڈرائنگ روم میں مجھے نرگس رحمانی اور داؤد رحمانی نظر آئے۔ وہ 2 ملازم ان کے سامنے کھانا سرو کر رہے تھے۔ میں نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ داؤد رحمانی اور نرگس رحمانی نے بیک وقت مجھے دیکھا۔ دونوں کے منہ سے چیخیں نکل گئیں۔ ملازم بھی اچھل پڑے اور میں نے پستول نکال لیا۔ وہ سب سہمے ہوئے انداز میں مجھے دیکھ رہے تھے۔ مسٹر داؤد رحمانی، ہر چند کہ آپ لوگوں نے میرے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود میں آپ کو کوئی نقصان پہنچانے نہیں آیا۔ یہ پستول صرف اپنی حفاظت کے لیے ہے۔ مجھے شرمندگی ہے کہ ایسے وقت میں مخل ہوا ہوں، لیکن میرے دل میں جو آگ سلگ رہی ہے اسے سرد کیے بغیر میں سکون سے نہیں بیٹھ سکتا۔ داؤد رحمانی بھی اس دوران سنبھل گیا۔ نرگس آنکھیں پھاڑے سکتے کے عالم میں مجھے دیکھ رہی تھی۔ اس کا چہرہ پتھر کی طرح بے جان ہو گیا تھا۔ کیا چاہتے ہو؟ داؤد رحمانی نے آواز پر حیرت انگیز طور پر کنٹرول کرتے ہوئے کہا۔ صرف آپ سے گفتگو کرنا۔ بیٹھ جاؤ، اس نے کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ لیکن میں اس قابل نہیں ہوں کہ شریفوں میں بیٹھ سکوں۔ جال سازی کا ٹائٹل تو تھا، آپ کی مہربانیوں نے قاتل بھی بنا دیا۔ میرا خیال ہے کہ آپ بے خبر نہ ہوں گے۔ ہاں، مجھے معلوم ہو چکا ہے، داؤد رحمانی نے کہا اور پھر ملازموں کو اشارہ کرتے ہوئے بولے، تم باہر جاؤ، میرے لیے مناسب نہ ہوگا۔ میں نے پستول کا رخ بدلتے ہوئے کہا اور ملازم چیخ کر ایک دوسرے سے لپٹ گئے۔ چلو تم اس کونے میں جا کر بیٹھو، میں نے پستول کا اشارہ کرتے ہوئے کہا اور سہمے ہوئے ملازم اسی طرح دوڑ کر کونے میں پہنچ گئے جیسے گولیاں ان کا تعاقب کر رہی ہوں۔ پھر وہ دیوانہ وار دیوار کی طرف منہ کر کے فرش پر بیٹھ گئے۔ داؤد رحمانی گہری نگاہوں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ نرگس رحمانی اسی طرح پتھر کا بت بنی ہوئی تھی۔ داؤد صاحب، میری مکمل ہسٹری آپ کے سامنے آ چکی ہے، اس لیے مزید کچھ کہنا فضول ہے۔ ہاں، کچھ قسمیں کھانے آیا ہوں۔ میں آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ میں سماج کا مجرم ہوں۔ میں جو کچھ کر چکا ہوں اب قابل معافی نہیں، لیکن آپ کے لیے میں نے جو کچھ کیا خلوص نیت سے کیا تھا۔ مس رحمانی مجھ سے ملی تو شیکھر نے میرا تعاقب شروع کر دیا اور پھر اس نے اپنا پروگرام مجھے بتایا۔ میں نے طے کر لیا کہ جان دے دوں گا، لیکن مس رحمانی پر آنچ نہ آنے دوں گا۔ اور داؤد صاحب، اگر مجھے خاموشی سے جان دینے پر اطمینان ہو جاتا کہ مس رحمانی کی زندگی اور عزت بچ جائے گی تو میں خاموشی سے جان دے دیتا اور آپ کے سامنے نہ آتا، لیکن میری موت کے بعد بھی انہیں خطرہ درپیش تھا، چنانچہ میں آپ تک آیا ہوں۔ داؤد رحمانی صاحب، مجھے نرگس اپنی زندگی سے زیادہ عزیز ہے۔ میں اس سے بے پناہ محبت کرتا ہوں۔ میرا ایک ایک رواں اس کے عشق میں گرفتار ہے۔ میں اس کے لیے پوری دنیا کو تباہ و برباد کرنے کو تیار ہوں۔
اور اس کے عوض مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ میں نرگس کے سائے کے قابل بھی نہیں اور موجودہ حالت میں تو کوئی گنجائش ہی نہیں۔ میری دلی خواہش تھی داؤد صاحب یہ کہ ایک بار میری بے گناہی کا یقین کر لیں۔ بہرحال یہ خواہش پوری نہیں ہوئی۔ میں یہاں پھر آیا ہوں، اس بار کچھ اور خبریں لایا ہوں۔ یہاں سے فرار ہو کر میں بھاگتا رہا اور پھر میں نے ایک مکان میں پناہ لی۔ اس مکان کا پتہ نوٹ کر لیجئے اور اگر آپ چاہیں تو پولیس کو وہاں بھیج سکتے ہیں۔ اس مکان میں شیکھر موجود تھا۔ خود شیکھر بھی مجھے عارف والی حیثیت سے نہیں جانتا تھا، لیکن اخبارات میں اس نے سب کچھ پڑھ لیا۔ اس نے مجھے پیشکش کی کہ وہ پچھلی رنجش بھول جائے گا بشرطے کہ میں وہی کام انجام دینے پر رضامند ہو جاؤں۔ اس نے کہا کہ چونکہ میں خود کوئی شریف آدمی نہیں ہوں، اس لیے نرگس ہی کے معاملے میں کیوں شرافت کی لکیر پیٹ رہا ہوں۔ ہاں، اور اس نے اس کے معاوضے میں مجھے یہاں سے نکال دینے کی پیشکش بھی کی۔ زندگی مجھے بھی عزیز ہے داؤد صاحب، اس کے باوجود میں قاتل بن گیا ہوں، لیکن میں زندہ رہنا چاہتا ہوں۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ پوری دنیا میں مجھ سے زیادہ نرگس سے کوئی محبت نہ کرتا ہوگا۔ میں نے نہ صرف شیکھر کی پیشکش ٹھکرا دی بلکہ نرگس کی طرف اٹھنے والی ناپاک آنکھوں کو میں نے ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ اس دماغ کے چھیتڑے اڑا دیے جس میں نرگس کو تکلیف پہنچانے کا سودا بھرا ہوا تھا۔ میں نے شیکھر اور اس کے 2 ساتھیوں کو قتل کر دیا۔ ان تینوں کی لاشیں اس مکان میں موجود ہیں جس کا پتہ میں نے آپ کو بتایا ہے، اور میرے خیال سے میرا فرض پورا ہو چکا۔ میں اب یہاں سے نکل جانا چاہتا ہوں۔ دل پر بہت سے داغ ہیں داؤد صاحب۔ میں اس نفرت کی سرزمین کو چھوڑ دینا چاہتا ہوں، لیکن اس بے غیرت انسان کو اس کی خدمت کا کچھ صلہ تو دے دیجئے۔ داؤد رحمانی عجیب سی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ ان کے چہرے پر بہت سے رنگ آئے اور نرگس اسی طرح پتھرائی ہوئی تھی۔ پھر داؤد رحمانی نے کہا، تو تم نے شیکھر کو بھی قتل کر دیا؟ میرے جانے کے بعد اس کی تصدیق کر لیں۔ یہاں سے کہاں جاؤ گے؟ اس وسیع دنیا کے کسی گمنام گوشے میں پناہ لینے کی کوشش کروں گا، اور اگر قسمت ساتھ نہ دے سکی تو موت کی وادیوں میں پناہ ضرور مل جائے گی۔ مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ تھوڑی سی رقم کی ضرورت ہے جو یہاں سے نکالنے میں معاون ہو سکے۔ کتنی؟ 50,000۔ میرا خیال ہے میری خدمات کا یہ صلہ زیادہ نہیں۔ داؤد رحمانی مجھے دیکھتے رہے اور پھر بولے، میں یہ رقم دینے کو تیار ہوں۔ کب ضرورت ہے؟ ابھی اور اسی وقت۔ انتظار کرو۔ اور وہ اٹھ گئے اور میں کشمکش میں پھنس گیا۔ نہ جانے داؤد رحمانی کے دل میں کیا ہے، لیکن وہ کمرے کے دروازے سے باہر نکل گئے اور میں انہیں روکنے کی ہمت نہ کر سکا۔ میں نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری اور نرگس کی طرف دیکھنے لگا۔ نرگس کے چہرے پر اب کچھ تغیرات نمودار ہوئے تھے۔ اس کی آنکھوں میں پہلی نمی آئی اور پھر آنسو امڑ آئے۔ کتنی سنگ دل ہو تم نرگس، کتنی کنجوس ہو، اپنے چند الفاظ سے بھی کسی کو زندگی نہیں بخش سکتی۔ بہرحال میں نے محبت کا قرض اتار دیا۔ اس کے عوض میں نے تم سے کچھ نہیں لیا نرگس، اس کی گواہ تم ہو۔ ایک چھوٹی سی چیز مانگی تھی لیکن تم وہ بھی نہ دے سکی۔ بہرحال ٹھیک ہے، زندہ رہا تو تمہارے بارے میں ہمیشہ سوچتا رہوں گا، اپنی فطرت کا تجزیہ کروں گا کہ میں نے تمہیں اس قدر کیوں چاہا، یہ گناہ کیوں کیا۔ نرگس کچھ نہ بولی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہے۔ ملازم بغلوں سے سر نکال نکال کر ہماری طرف دیکھ رہے تھے۔ میں نے پستول کا رخ ان کی طرف کیا تو وہ سہم کر اس طرح پلٹے کہ ان کے سر زمین سے ٹکرا گئے اور وہ دونوں سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر میں داؤد صاحب واپس آئے۔ ان کے ہاتھ میں ایک سیاہ بریف کیس تھا جسے انہوں نے کھول کر میرے سامنے رکھ دیا۔ بریف کیس میں نوٹوں کی گڈیاں تھیں۔ گن لو، پورے 50,000 ہیں۔ یقیناً پورے ہوں گے، میں نے کہا اور بریف کیس بند کر کے تھام لیا۔ بیٹھو عارف، اگر پسند کرو تو کھانا کھا لو، میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ میں منتظر ہوں داؤد صاحب، لیکن میں بتا چکا ہوں کہ میں آپ کے نزدیک بیٹھنے کے قابل نہیں رہا۔ یوں بھی ایک معمولی حیثیت کا آدمی ہوں، ایک دفتر کا کلرک۔ تم جو کوئی بھی ہو عارف، میں تمہارا احسان مند ہوں۔ تم نے میری بیٹی کی عزت بچانے کے لیے عظیم قربانی دی۔ میں نے پہلے بھی تمہارے بارے میں اچھے انداز میں سوچا تھا۔ اس وقت جب تم نے مجھے خفیہ تحریر دی، میں نے تمہاری عظمت کا اعتراف کیا، اور عارف میں نے تمہارے بارے میں کچھ فیصلے کیے تھے۔ انہی فیصلوں کے تحت داؤد صاحب خاموش ہو گئے۔ ان کی یہ خاموشی کئی منٹ تک رہی، پھر وہ بولے،
इन्हीं फैसलों के तहत मैंने एसपी से कहा था कि तुम्हें मेरे पास पहुंचा दे। मैं अपनी अकलौती बेटी नरगिस को तुम जैसे बहादुर और बागैरत नौजवान के हवाले करना चाहता हूं, लेकिन मेरे बच्चे तुम्हारे बारे में जो इंकशाफात हुए, क्या उन्हें सुनने के बाद भी कोई बाप अपनी बेटी का मुस्तकबल ऐसे हाथों में दे सकता है? क्या तुम्हें मेरी मजबूरी का अंदाजा नहीं? मुझे अंदाजा है, मैंने गर्दन झुकाकर कहा। मेरे ख्याल में तुम इंतहाई जज्बाती नौजवान हो। तुमने जज्बात में हमेशा गलत अक़दामात किए और उनसे कभी सबक ना लिया। तुम जालसाज थे, तुम्हारे ऊपर मुकदमा चला, ज्यादा से ज्यादा तुम्हें चंद साल की सजा हो जाती, लेकिन तुमने फिर जज्बात का सहारा लिया। तुमने 2 बेगुनाह फर्जशनास सिपाहियों को कत्ल किया, 2 खानदान बर्बाद कर दिए और अब तुम हमेशा के लिए बर्बाद हो गए। क्या तुम्हें इसका एतराफ नहीं? मैं उन्हें कत्ल करने का ख्वाहिशमंद नहीं था। वो नादानगी में मारे गए, मेरी अनजानी ताकत का शिकार हो गए। मैं उनके लिए पशेमान हूँ। उनकी जिंदगियां वापस ना मिलेंगी, ख्वाह तुम क़यामत तक पशेमान रहो। बहरहाल वो तुम्हारा फेल था जिस पर कोई शरीफ शहरी तुम्हें माफ नहीं करेगा, मैं भी नहीं। दाऊद साहब ने आखिरी अल्फाज सख्त लहजे में कहे और मैं चौंक कर उन्हें देखने लगा। शेखर को उसके इरादे से बात रखने के लिए तुमने उसे कत्ल करके मेरे ऊपर जबरदस्त एहसान किया है। अगर तुम्हारे ऊपर मुकदमा चला तो मैं तुम्हें बचाने के लिए बेदरेग अपनी दौलत खर्च करने के लिए तैयार हूँ, बशर्ते कि तुम मजीद जज्बाती कदम उठाने से बाज रहो। और अगर खुदा ने तुम्हें नई जिंदगी दे दी और तुमने खुद को एक बेहतर इंसान बना लिया तो मैं नरगिस को तुम्हारे हवाले करके फख्र महसूस करूंगा। लेकिन आरिफ, मैं इन बेगुनाहों के खून को नजरअंदाज करके बेहिसी का सबूत नहीं दे सकता। मैं यहाँ से रकम लेने गया था, लेकिन पहले मैंने पुलिस को इतला दे दी है। पुलिस के जवान बाहर तारीकी में मौजूद हैं और मैं अब उनके कदमों की चाप दरवाजे पर सुन रहा हूँ। मेरी समझ में नहीं आया कि दाऊद रहमानी क्या कह रहा है। मैं फटी फटी आंखों से उसे देखता रहा। मेरा जिस्म मफलूज हो गया, कोई अजू हरकत नहीं कर रहा था। लेकिन फिर मेरी समझ में सब कुछ आ गया। दरवाजे से पुलिस का पूरा दस्ता अंदर घुस आया। सब के सब मुझ पर टूट पड़े। पुलिस अफसरों ने मेरे हाथ से पिस्तौल छीन लिया, लेकिन अब मेरे अंदर जदोजहद की हिम्मत कहाँ थी। मैं तो अपने कदमों पर खड़ा भी ना हो सका। तब मेरे कानों में नरगिस की चीख सुनाई दी, ये आपने क्या किया, ये आपने क्या किया? मैंने अपना फर्ज पूरा किया है। रहमानी साहब की आवाज उभरी, यहाँ तक कि मेरे मुंह में एक कपड़े से जकड़ दिया गया और फिर वो मुझे घसीटते हुए बाहर ले चले। मैं बिल्कुल बेबस था। पुलिस अफसरान को हदायत मिल गई थी कि अगर वह मुझ पर काबू ना पा सके तो मुझे बेदरे कत्ल कर दें। वो मेरे साथ उसी अंदाज में पेश आ रहे थे जिस अंदाज से मुझे जकड़ा गया था। अगर मैं गैर मामूली कुव्वत का हामिल ना होता तो रस्सियों की बंदिश से ही मेरा दम निकल जाता। उस वक्त एक मोटा रस्सा मेरी गर्दन में बंधा हुआ था। एक कमर में दोनों तरफ से बाजू भी रस्सों से जकड़े हुए थे। बिल्कुल यही कैफियत थी जैसे एक बखरे हुए सांड को काबू में किया गया हो। लेकिन अगर वो ऐसा ना भी करते तब भी मैं अब कोई जदोजहद नहीं करता। सदमे से मेरा कवा मफलूज हो गए। मेरी आंखों के सामने तारीकी छा गई। पुलिस वाले मुझे बाहर लाए। यहाँ एक बंद ट्रक मौजूद था। मुझे उठाकर ट्रक में फेंक दिया गया। काफी जोर से गिरा था, चोट भी आई, लेकिन इस वक्त कोई एहसास नहीं था। मैं सब कुछ भूला हुआ था। पुलिस का पूरा दस्ता ट्रक में आ गया। उन लोगों ने मुझे अपने जूतों तले दबा लिया। रस्सा पकड़ने वाले भी मजबूती से रस्सा पकड़े हुए थे। रस्से की गिराह मेरे नखरे पर थी। गोया अगर रस्से को एक जोरदार झटका देकर खींचा जाता तो मुझे उसी ट्रक में फांसी मिल जाती। ऐसी हालत में जुम्बश का तस्वर भी महाल था। मैं एक ऐसे जानवर की तरह पड़ा था जिसे मदजिबा खाने ले जाया जा रहा हो। ट्रक स्टार्ट होकर चल पड़ा और मैंने आंखें बंद कर ली और मेरे जहन में नरगिस की आवाज गूंज रही थी, ये आपने क्या किया, ये आपने क्या किया। इन अल्फाज में सुकून था। इन अल्फाज से दिल को एक अजीब सी ठंडक का एहसास हुआ। काफी है, अगर नरगिस को मेरे एहसार का एहसास हो गया तो अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जिंदगी से यूं ही कौन सी दिलचस्पी रह गई है। रहे रहे ना रहे, मैं जो चाहता था वो हो गया। मोहब्बत भी क्या बुरी शय है। इंसान की ख्वाहिशात किस कदर अहमकाना है। मैंने नरगिस को पसंद किया। वो भी एक लड़की थी, नरगो गदास जिस्म की मालक, लेकिन उन लड़कियों के जिस्म भी नरगिस से कम
गदास हसीन नहीं थे जो मेरी जिंदगी में आ चुकी थी। उनके लिए दिल ने कुछ नहीं सोचा। जब वो जुदा हो गईं तो उनकी जुदाई का कोई एहसास भी नहीं हुआ। लेकिन अब मैं उन जैसी ही एक लड़की के लिए जिंदगी दांव पर लगा दी। आखिर क्यों? इसमें क्या खसूसियत थी? मैं अगर शेखर की बात मान लेता तो वो भी एक रास्ते के लिए मेरी बिस्तर की जीनत बन जाती। उसके जिस्म के नशीबो फराज से मुझे आगाही हो जाती और बस। इसके अलावा और क्या चाहिए था? लेकिन फितरत, क्या कोई भी इंसानी फितरत की तफसीर बन सकता है? अपनी ख्वाहिशात का तर्जिया कर सकता है? मुमकिन है कि कोई इसका दावा करता हो, लेकिन मैं यकीन नहीं करता। दुनिया में कुछ ऐसी ख्वाहिशों का भी वजूद है जिनसे हम खुद नावाकिफ हैं, नहीं समझ सकते कि वो क्यों दिल में आती हैं, लेकिन इंसान उनमें कामयाब होकर ही सुकून महसूस करता है। जैसे दाऊद रहमानी, वो अपनी बेटी की इज्जत के लिए तो अपनी जान दे सकते थे, लेकिन उन्होंने उस शख्स को मौत के हवाले कर दिया जो उनकी बेटी की इज्जत का मुहाफ़िज़ था। उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था। वो अगर चाहते तो मुझे मेरी काविशों का सिला दे सकते थे। वैसे मेरे ख्याल से वो कसूरवार भी नहीं थे। उनके ज़मीर ने ये गवारा ना किया कि वो एक कातिल को निकल जाने में मदद करें। एक पुलिस अफसर ने अपना जूता मेरे मुंह पर रख दिया और मैं ख्यालात की दुनिया से निकल आया। मैंने आंखें खोलकर उसे देखा। मैं जानता था कि अगर मैंने उससे जूता हटाने की फरमाइश की तो यही जूता पूरी कुव्वत से मेरे मुंह पर पड़ेगा। उसके बाद न जाने मेरे चेहरे का जाविया क्या बन जाएगा। जूते के तले में लगी हुई मट्टी मेरी आंखों में पड़ी तो मैंने फिर से आंखें बंद कर ली। इस वक्त बेबस गाय की तरह पड़े रहना ही अच्छा था। जरा भी गड़बड़ करने की कोशिश की तो शायद ट्रक से लाश ही उतारी जा सके। वो इतने ही गजबनाक और झंझलाए हुए मालूम हो रहे थे। तकलीफ का सफर भी तवील होता है। ऐसा लग रहा था जैसे ट्रक एक शहर से दूसरे शहर जा रहा हो। न जाने कितनी देर तक ट्रक चलता रहा। फिर वह पुलिस हेड ऑफिस की इमारत में दाखिल हो गया। उसे रुकता महसूस करके मैंने एक गहरी सांस ली। वैसे गर्दन पर बंधी हुई रस्सी की वजह से अब सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। पुलिस वाले नीचे उतरने लगे। उसके बाद मेरी रस्सियों को जुम्बश दी गई। मैं जल्दी से नीचे कूद गया। अगर गर्दन की रस्सी खींच ली जाती तो लेने के देने पड़ जाते, लेकिन मुझे फौरन ही अपनी उस कोशिश पर हंसी आ गई। मरने के लिए तैयार हूँ, ना भी तैयार हूँ तो मार दिया जाऊंगा। इसमें किसी शको शुबे की कोई गुंजाइश नहीं। लेकिन गर्दन की बंदिश से खौफजदा होकर जान बचाने की कोशिश कर रहा था। जिस जगह मुझे उतारा गया वहां से थोड़े फासले पर कुछ पुलिस अफसर भी खड़े थे। सिपाहियों का एक गिरोह उनसे कुछ दूर मुअद्दब खड़ा था। एक भारी कम पुलिस अफसर ने मुझे देखकर अपने करीब खड़े हुए दूसरे मतहत अफसर को कोई हुक्म दिया और मतहत अफसर तेजी से उस तरफ बढ़ा। उसने मुझे लाने वालों से कुछ कहा। मुझे लाने वाले जल्दी जल्दी मेरी गर्दन और कमर की रस्सियां खोलने लगे। फिर उन्होंने मेरे बाजुओं और पांवों की रस्सियां भी खोल दी। लेकिन थोड़ी दूर खड़े हुए पुलिस वालों ने मेरे ऊपर राइफलें तान ली। फिर मेरे हाथों में खास किस्म की हथकड़ियां डाल दी गईं, पैरों में भी चमकती हुई बेड़ियां। चंद सेकंड में मेरी समझ में आ गया कि मेरे साथ ये रियायत क्यों की गई है। बहुत से अखबारी रिपोर्टर अंदर घुस आए और मेरी तस्वीरें बनाने लगे। चंद रिपोर्टरों ने पुलिस अफसरों के नजदीक आने की कोशिश भी की, लेकिन उन्हें रोक दिया गया और उनसे कहा गया कि अभी इस सिलसिले में कोई बयान नहीं दिया जाएगा। अखबारी रिपोर्टर जब दूसरों तस्वीरों से फारिग हुए तो मुझे अंदर ले जाया गया। शायद ये पुलिस हेड ऑफिस का जदीद तरीन हाल था जहां मुझे लाया गया। मजबूत फौलादी दरवाजे और खास किस्म की दीवारें, वो मुझसे बहुत खौफजदा थे। हाल में तकरीबन 2 इंच मोटी सलाखों का एक पिंजरा बना हुआ था। मुझे उसमें धकेल कर दरवाजा बंद करके ताला डाल दिया गया। पुलिस अफसरों की पूरी जमात हाल में घुस आई। पस्तौल बरादर महफाफज हाल के कोनों पर जम गए और 4 मसला मुहाफिज मेरे कटहरे के गिर्द खड़े हो गए। ये खौफनाक इंतजामात देखकर मुझे दहशत भी महसूस हो रही थी और हंसी भी आ रही थी। खूब बेटे आरफ जमाल इश्क में खवार होकर क्या शोहरत पाई है। सैकड़ों अफसाने और दर्जनों मकूले मुझे याद आने लगे। इस औरत ने दुनिया में ना जाने कौन कौन सी कहानियां तरतीब दी हैं। पुलिस अफसरों की जमात एक चमकदार मेज के गिर्द बैठ गई।
खामोश हाल एक अजीब मंजर पेश कर रहा था। बड़े बड़े अफसर गहरी सोच में डूबे हुए थे। नए नए लोग आ रहे थे और कुर्सियां भरती जा रही थीं। फिर चंद सादापोश लोग आए। वो कीमती सूट पहने हुए थे। पुलिस वालों ने कुर्सियां छोड़कर उनका इस्तकबाल किया। आने वालों में से हर एक मुझे गहरी निगाहों से देखने लगा। बिल्कुल चिड़ियाघर की सी कैफियत थी। मैं भी खामोशी से आने वालों को देख रहा था। फिर हॉल के दरवाजे बंद हो गए। मेज पर कुछ फाइल नजर आए और एक पुलिस अफसर ने खड़े होकर तकरीर शुरू की। मैं मोहतरम होम सेक्रेटरी की तवज्जो इस खतरनाक शख्स की तरफ मबजूल कराना चाहता हूँ जिसका नाम आरिफ जमाल है। ये शख्स चंद साल कबल एक मामूली हैसियत का क्लर्क था और एक मामूली से फ्लैट में शरीफों की सी जिंदगी बसर कर रहा था। लेकिन वाकयात के मुताबिक इसे एक लड़की से इश्क हो गया और जब ये उसे हासिल करने में नाकाम रहा तो जिस फिल्म में ये काम करता था वहां से एक बड़ी रकम लेकर फरार हो गया। इसे गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन उस वक्त कुछ गैर मामूली कुव्वतें रखने वाली इसकी सलाहियत सामने आई। इसने पुलिस के साथ बार बार फ्रॉड किया और कई बार उसके नरगे से निकल गया। इस दौरान इसके एक हम शक्ल को भी देखा गया, लेकिन इसके कहने के मुताबिक वो उसका किराए का आदमी था जिसके चेहरे पर मेकअप कर दिया गया था। दूसरी बार उसे गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया तो उसने जेल की सलाखों को तोड़कर 2 सिपाहियों को कत्ल किया और फिर दीवार तोड़कर निकल भागा। पुलिस के आला अफसरान की इत्तला है कि ये किसी गैर मामूली साइंसी कुव्वत का हामिल है या फिर मुमकिन है इसे कोई और कुव्वत हासिल हो। पुलिस से टकराव पर इसने हैरत अंगेज सलाहियतों का मुजाहरा किया जिस पर अकल हैरान है। उनमें से चंद मोटी मोटी बातों की तफसील इस फाइल में मौजूद है। पुलिस अफसर ने एक फाइल होम सेक्रेटरी के सामने रख दी। वो फाइल मुख्तलिफ लोगों में घूमती रही। थोड़ी देर खामोशी के बाद उस पुलिस अफसर की आवाज फिर उभरी। हम नहीं जनाब जानते जनाब आली कि वो कौन सी कुव्वतें हैं जो इस शख्स में पोशीदा है। ना ही हम इसका कोई तज्जिया कर सकते हैं, लेकिन हम ये भी नहीं चाहते कि इस खौफनाक शख्स को जिंदा रहने का मौका देकर हम शहरियों के लिए एक खतरा मोल लें। न जाने ये भयानक इंसान किन रास्तों पर चल पड़े। हर शहरी की जिंदगी कीमती है। अगर अखलाकी कदरों को निगाह में रखकर हम इसके खिलाफ कोई बाकायदगी इख्तियार करें तो नहीं कहा जा सकता कि इस दौरान क्या हो। अगर हमें बाकायदगी के लिए मजबूर किया जाएगा तो हम शहरियों की जिंदगी के ज़िया के लिए जवाबदार नहीं होंगे जो उसके हाथों ज़ाया होगी। कोई नहीं कह सकता कि ये अपने पुरइसरार कुव्वतों से काम लेकर क्या कर बैठे। हम अब तक इसे कैद रखने में नाकाम हुए हैं। इसलिए इज्जत माब जनाब वजीर दाखिला से दरख्वास्त की गई थी कि इसकी फौरी मौत के अहकामात सादर करें ताकि मासूम शहरियों को एक खौफनाक शख्स से निजात दिलाई जाए। इस पुलिस अफसर की पूरी तकरीर मैंने सुनी और फिर मैंने एक गहरी सांस ली। मेरे हल्क में एक गोला सा अटक गया। आंखों में आंसुओं की नमी झलकने लगी। तो ये था मेरी जिंदगी का इख्तिताम। कैसा अनोखा इख्तिताम। पैदा हुआ हूँगा तो न जाने वालदैन ने कितनी खुशियां मनाई होंगी, लेकिन अब उनके दिल कब्र में कैसे तड़प रहे होंगे कि उनके दिल के टुकड़े के साथ क्या सलूक हो रहा है। क्या मैं इसी काबिल था? जो कुछ हुआ था उसमें मेरा कसूर किसी हद तक था। आप खुद तज्जिया कर सकते हैं। हाँ, 2 बेगुनाह सिपाही जो मेरे हाथों हलाक हुए वो वाकई मजलूम थे। उन्हें कत्ल करके मैं शर्मिंदा था, लेकिन मेरी शर्मिंदगी पर कौन ध्यान देता। कोई मेरे दिल की गहराइयों में झांकता है। रही शेखर और उसकी साथियों की बात, तो मेरे ख्याल में मैं उन्हें कत्ल करके खुद पर से गुनाहों का बोझ कम कर दिया था। उन वहशी दरिंदों को कत्ल करना हर इंसान का फर्ज था। उस पर मैं जरा भी शर्मिंदा नहीं था। फिर पुलिस अफसर और नए आने वाले धीमी आवाज में गुफ्तगू करने लगे। यकीनन मेरे सिलसिले में ही गुफ्तगू हो रही थी। वो किसी नतीजे पर पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। फिर एक आदमी उठकर बाहर निकल गया और चंद मिनट के बाद एक टाइपिस्ट के साथ अंदर आया। टाइपिस्ट टाइप मशीन उठाए हुए था। फिर मशीन पर कुछ टाइप किया जाने लगा। मैं खाली खाली निगाहों से ये सब कुछ देख रहा था। मेरी मौत के सामान हो रहे थे। क्या आप किसी ऐसे आदमी की हालत का तज्जिया कर सकते हैं
کہ میں نے ہمیشہ زندگی سے بیزاری کا اظہار کیا تھا۔ میں ہر وقت موت کو گلے لگانے کا خواہش مند تھا، لیکن اب جب موت میرے قریب آ رہی تھی تو میرا دل کسی زخمی پرندے کی طرح پھڑپھڑا رہا تھا، اور اب میں یہ پنجرا توڑ کر نکل بھاگنا چاہتا تھا۔ اب میں زندہ رہنا چاہتا تھا، اس دنیا کی رنگینیوں سے لطف اندوز ہونا چاہتا تھا، لیکن بے بس تھا۔ چند لوگ، چند زندہ انسان ایک انسان کی جان کے لاگو تھے، وہ اس سے اس کی زندگی چھین رہے تھے۔ آخر کیوں؟ کیا کیا تھا میں نے ان کا؟ میرے ذہن میں طرح طرح کے اندیشے ابھر رہے تھے۔ میں اس کاغذ کو مختلف لوگوں کے سامنے دیکھ رہا تھا جو ٹائپ کیا گیا تھا، اس پر دستخط ہو رہے تھے۔ پھر وہ لوگ اپنے کام سے فارغ ہوئے۔ ایک کاغذ میرے سامنے لایا گیا، ایک پولیس افیسر نے قلم کھول کر میرے سامنے کر دیے۔ عارف جمال، یہ تمہارے جرائم کی تفصیل ہے، اس میں تم نے اب تک کے جرائم کا اقرار کیا ہے، اس پر دستخط کر دو۔ افیسر نے بھاری آواز میں کہا، اور میں انکار نہ کر سکا۔ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے قلم لے کر اس کاغذ پر دستخط کیے۔ میری قوت ارادی بالکل ختم ہو گئی تھی، میری آنکھیں موت کے خوف سے پھٹ گئیں، دنیا تاریک ہو گئی اور اب چاروں طرف موت کا اندھیرا پھیل چکا تھا۔ تب پولیس افیسر نے کہا، مجرم عارف جمال، تم بھیانک جرائم کی فہرست طویل ہے۔ تم جانتے ہو تم نے امن پسند شہریوں کے ساتھ اور قانون کے محافظوں کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ قانون کی مجبوریاں قانون کے آڑے آتی ہیں۔ قانون کے تحت تم پر مقدمہ چلایا جانا چاہیے تھا، لیکن واقعات شاہد ہیں کہ تم اپنی پر اصرار قوتوں کا سہارا لے کر ہمیشہ پولیس کی قید سے نکل جاتے ہو۔ پچھلی بار تم نے قانون کے 2 محافظوں کو بھی قتل کر دیا، چنانچہ وزارت داخلہ سے تمہاری موت کے لیے خصوصی اجازت نامہ حاصل کر لیا گیا ہے اور طے کیا گیا ہے کہ تمہیں فوری طور پر گولی مار دی جائے۔ اجازت نامہ مل چکا ہے، اب سے 10 منٹ بعد تمہیں گولی مار دی جائے گی۔ پولیس افیسر خاموش ہو گیا، میں بھی خاموش تھا، بولتا بھی کیا، گویا قوت گویائی سلب ہو گئی، ہاتھ پاؤں مفلوج ہو گئے، کانوں میں عجیب سی آوازیں گونج رہی تھی۔ چند منٹ میں موت کا تماشا ہونے والا تھا۔ پولیس افسروں کی جماعت باہر چلی گئی، لیکن اسی وقت چند افسروں کے ساتھ پولیس کا ایک مسلح دستہ اندر آ گیا۔ مجھے پنجرے سے نکالا گیا، ٹانگیں بیکار ہو گئی، اس لیے پولیس والوں نے میری بغلوں میں ہاتھ دیے اور مجھے ہال سے باہر نکال لائے۔ ہیڈ کوارٹر کی عمارت کے ایک سنسان گوشے میں مجھے لے جایا گیا اور ایک دیوار کے سہارے کھڑا کر دیا گیا۔ اس وقت میرے ذہن سے ہر خیال مٹ گیا، مجھے کچھ ہوش نہیں تھا، بس آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، مناظر نگاہوں کے سامنے تھے، لیکن ذہن انہیں سمجھنے سے قاصر تھا۔ پھر نہ جانے کہاں سے ذہن میں کلمے کا خیال آیا، آخر میں مسلمان ہوں، آخری بار کلمہ تو پڑھ لوں۔ ساتھ ہی ذہن میں مقدس الفاظ گونجنے لگے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ زبان تو تالو سے چپکی ہوئی تھی، لمحہ لمحہ گزر رہا تھا۔ چند بڑے پولیس افیسر بھی مقتل گاہ میں آ گئے۔ ان کے اشارے پر 2 رائفل برادروں نے رائفلیں سیدھی کر لیں اور رائفلوں کی گول سیاہ نالیں میری نگاہوں کے سامنے ناچنے لگیں۔ ابھی ان سے سنساتی ہوئی گولیاں نکلیں گی اور پہلو میں پیوست ہو جائیں گی۔ موت کی اذیت کیسی ہوگی، جانیں کس طرح نکلتی ہے۔ تب مجھے ایسا لگا جیسے جان نکل رہی ہو، دل پھڑ پھڑا رہا ہو۔ وقت ہو گیا، سپاہیوں نے گھوڑے چڑھائے، پولیس افیسر کا ہاتھ اٹھا اور 2 دھماکے ہوئے۔ تکلیف کا احساس کیسا؟ مجھے تو کوئی تکلیف نہیں ہوئی، میں شاید مرنے سے پہلے مر گیا تھا۔ پھر کچھ آوازیں کانوں میں گونجی جن میں پولیس افیسر کی کڑک آواز بھی شامل تھی، صحیح نشانہ لو گدو، یہ کیا حماقت ہے۔ بدحواس پولیس والوں نے دوبارہ رائفلیں سیدھی کی۔ وہ پہلے نشانے کے خطا ہونے پر شرمندہ تھے۔ انہوں نے نشانہ تو صحیح لیا تھا، لیکن دونوں کی چلائی ہوئی گولیاں دیوار میں جا لگیں، فاصلہ بھی زیادہ نہیں تھا۔ جلدی کرو، پولیس افیسر نے حکم دیا۔ 2 دھماکے پھر ہوئے، لیکن اس بار گولیاں پہلے سے بھی زیادہ فاصلے پر لگی۔ اسی وقت مجھے نتنوں میں ایک جانی پہچانی سی خوشبو کا احساس ہوا۔ یاد نہیں آ رہا تھا کہ یہ خوشبو کہاں سونگھی تھی۔ حواس واپس آ رہے تھے۔ پولیس والوں کی بدحواسی دیکھنے کے قابل تھی۔ گدھے ہو تم دونوں، خیبر خان دلدار، آؤ اور جلدی کرو احمقو۔ 2 سپاہی آگے بڑھ آئے اور انہوں نے پھرتی سے رائفلیں سیدھی کر لیں۔
लेकिन अचानक वो दोनों जमीन से ऊपर उठना शुरू हो गए। 1 फुट, 2 फुट, 3 फुट। उनके हलक से डरी डरी चीखें निकल रही थी। फिर उन दोनों के हाथों से राइफलें छूटकर नीचे जा गिरी और वो दोनों जमीन पर उतरने के लिए इस तरह हाथ पांव मारने लगे जैसे साइकिल चला रहे हों। खुद पुलिस अफसरों के मुंह हैरत से खुल गए। दूसरे कुछ पुलिस वाले फिजा में बुलंद होने वालों की टांगें पकड़कर नीचे खींचने की कोशिश कर रहे थे। वो इसमें कामयाब नहीं हो सके। हाँ, उनकी पतलूनें जरूर उतर आई थीं। ये सब इसी बदमाश की कार्रवाई है। एक पुलिस अफसर चीखा और उसने फुर्ती से अपना होलिस्टर पिस्तौल खींच लिया, लेकिन अचानक उसका पिस्तौल उसके हाथ से निकलकर फिजा में बुलंद हो गया। अब वो भी ऊपर उठे हुए पिस्तौल को हैरत से देख रहा था। उसे अपने दाएं सिमत एक चीख सुनाई दी। उसने पलट कर देखा, एक पुलिस कांस्टेबल की पतलून गायब थी। वो सिर्फ कमीज पहने अपनी बरहंगी को छुपाने की कोशिश कर रहा था। फिर वो दोनों पुलिस वाले धड़ाम से नीचे गिर पड़े जो फिजा में बुलंद थे, और उनके करीब खड़े 2 और पुलिस वाले बुलंद हो गए। फिर वो भी नीचे गिरे और उनकी जगह 2 और पुलिस वाले बुलंद हुए। फिर तो एक तूफान बदतमीजी बर्पा हो गया। पुलिस के 2 कांस्टेबल फिजा में बुलंद होकर नीचे गिर रहे थे। अचानक एक अफसर को अपने जिस्म पर एक सरसराहट सी महसूस हुई और उसने चीख मारकर बाहर छलांग लगा दी। जब अफसर ही भाग जाए तो पुलिस कांस्टेबल कहां ठहर सकते थे। जरा सी देर में भगदड़ मच गई। बाकी तमाम अफसर भी भाग गए और नादीदा कुव्वतों के खिलाफ वो कर भी क्या सकते थे। और मैं सख्ते के आलम में ये सब कुछ देख रहा था। अब वो नादीदा खुशबू मुझे याद आ गई। ये तालूत की खुशबू थी। हाँ, ये उसी की खुशबू थी जिसे मैं भूल चुका था। फिर तालूत मेरे सामने नमूदार हुआ। उसके चेहरे पर संजीदगी थी। फिर उसने हाथ बढ़ाकर मेरी हथकड़ियां तोड़ दी और मेरे पांव से बेड़ियां भी निकाल दी। आओ आरफ, उसने कहा, और ना जाने क्यों मेरा जहन गुस्से से खौल उठा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। तुम जा सकते हो, मुझे तुम्हारी हमदर्दी की जरूरत नहीं। मैंने दांत पीस कर कहा। आओ मेरे दोस्त, आओ भी, उसने नरमी से कहा। मैं कहता हूँ चले जाओ तुम यहाँ से, मुझे तुम्हारी हमदर्दी की जरूरत नहीं। ऐसे कच्चे सहारों के साथ मैं कब तक जिंदा रह सकता हूँ? मुझे मरने दो, मैं मरना चाहता हूँ, मैंने गर्ज कर कहा। उस वक्त जिद मत करो आरफ, बाद में बुरा भला कह लेना, तालूत आजिज़ी से बोला। मैं नहीं जाऊंगा तालूत, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। बराहे करम तुम चले जाओ। चले क्यों नहीं जाते? उसने झंझलाए हुए अंदाज में कहा और मेरी कलाई पकड़ ली। मैं नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, मैंने कलाई छुड़ाने की जदोजहद करते हुए कहा। जवाब में उसने मेरे हाथ को एक जोरदार झटका दिया और मैं मुंह के बल गिरता गिरता बचा। मैंने दोनों हाथ जमीन पर टेक कर खुद को गिरने से रोका। मुझे ऐसा महसूस हुआ मेरे हाथ किसी कालीन पर टिक गए हों, सुर्ख रंग के खूबसूरत कालीन पर। कहाँ वो खुरदरी जमीन जो मेरा मुक्तल थी और कहाँ नरमो गुदाज कालीन। मैं अहमकों की तरह उस कालीन को घूरने लगा और फिर आहिस्ता आहिस्ता नजरें उठाईं। तालूत की टांगे मेरे सामने थी। वो एक नफीस पतलून पहने हुए था। आहिस्ता आहिस्ता मेरी निगाहें उसके चेहरे की तरफ उठ गईं। उसके चेहरे पर बेपनाह खजालत और शर्मिंदगी के तासुरात थे। मैं यहाँ नहीं रहना चाहता तालूत, ख्वाह कुछ भी हो जाए तो मुझे मजबूर नहीं कर सकते। अब मैं जिंदा नहीं रहना चाहता। मैं किसी का तफेली बनकर जिंदा नहीं रहूंगा। मैं मौत कबूल कर चुका हूँ। मुझे तुम्हारी हमदर्दियों की जरूरत नहीं। बराहे करम यहाँ से चले जाओ और उन्हें अपना काम करने दो। तालूत झुका। उसने मेरा बाजू पकड़ लिया और खड़ा कर दिया। तब मुझे बदले हुए माहौल का एहसास हुआ, लेकिन मेरे हवास तो उसी तरह मुअत्तल थे कि कालीन को नजरअंदाज करके मैं खुद को उसी जगह महसूस कर रहा था। मैंने चारों तरफ देखा। ये नामूस जगह थी। ये तुमने अच्छा नहीं किया तालूत, तुमने वहां से लाकर अच्छा नहीं किया। मौत मेरा मुकद्दर है, सिर्फ मौत ही मेरा अंजाम है। फिर जिंदगी के तआकुब में भागने से क्या फायदा? बैठ जाओ आरफ, क्या तुम अपने दोस्त की कोई बात नहीं सुनोगे? उसने अजीब से लहजे में कहा। दोस्त? पूरी दुनिया में कौन मेरा दोस्त है? मुझ मजबूर इंसान से दोस्ती करके तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा तालूत। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। तकदीर मेरे लिए जो कुछ मुतअय्यन कर चुकी है उसे होने दो। आज नहीं तो कल ऐसा होगा, फिर आज ही क्यों ना हो जाए। मेरी जिंदगी में ये मुमकिन नहीं आरफ। मेरी कोताही पर मुझे माफ कर दो। यकीन करो मैं एक ऐसी उलझन में फंस गया था कि निकल ही ना सका।
वरना तुम्हें ये तकलीफ ना होती। मैं वादा करता हूँ अब आइंदा ऐसा नहीं होगा। अगर आइंदा ऐसे खतरनाक हालात पेश आए तब भी मैं साथ रहूंगा। मैं उस वक्त तो बदहवास हो गया, वरना एक बार मुझे माफ कर दो मेरे दोस्त, सिर्फ एक बार माफ कर दो, वरना मेरा दिल टूट जाएगा और फिर मैं खामोशी से अपनी दुनिया में लौट जाऊंगा, एक गमज़दा एहसास लिए कि मैं दुनिया में किसी को अपना दोस्त नहीं बना सका। तालूत ने ऐसे लहजे में कहा कि मेरा दिल पसीज गया। मैंने एक गहरी सांस ली और बोला, ठीक है तालूत, लेकिन तुम ये सोचो, मेरी जिंदगी अब मेरी नहीं है। मुझसे ऐसे ऐसे जुराइम सरजिद हो गए हैं कि अब ये दुनिया किसी कीमत पर मुझे माफ नहीं करेगी। आखिर कब तक तुम मेरी मदद करते रहोगे? जब मरना ही है तो मर जाने दो। मैं कह चुका हूं कि मेरी जिंदगी में ये मुमकिन नहीं। और फिर सच पूछो आरफ, तो तुम्हारी ये हालत मेरी वजह से हुई। तुमने एक मामूली सा जुर्म किया था, चंद माह की सजा काट कर तुम आजाद हो जाते और फिर अमन की जिंदगी बसर करते, लेकिन मैंने तुम्हें गलत रास्तों पर ला डाला। इसका एक जिम्मेदार मैं हूँ। मैं तुम्हारी तरफ से दी हुई हर सजा कबूल करने को तैयार हूँ, मगर मेरी मुख्तसर सी दास्तान तो सुन लो। मैं सवालिया निगाहों से उसे देखने लगा और तालूत ने गहरी सांस लेकर बोला, उस रोज जब तुम नरगिस रहमानी से मुलाकात के लिए जाने वाले थे, तुमने देखा होगा कि रासम मेरे पास आया था और उसने मुझे कोई इत्तला दी, जिस पर मैंने कहा था कि तुम नरगिस रहमानी के पास जाओ, मैं पहुंच जाऊंगा। रासम ने मुझे बताया था कि एक पूरा गिरोह मेरी तलाश में सरगर्दा है। अब्बा हुजूर खुद उसकी सरकर्दगी कर रहे हैं और उनके साथ पुरइसरार कुव्वतें हैं। रासम ने मुझे बताया कि शहर के कोने कोने में मेरी तलाश जारी है और इधर का रुख भी कर चुके हैं। चुनाचा मैं इस घर से फरार हो गया। जहां भी मैंने रूपोश होने की कोशिश की, वो पुरइसरार कुव्वतें मुझे तलाश करती हुई उसी जगह पहुंच जाएं। क्या बताऊं आरफ, कैसे कैसे चक्कर देने पड़े उन्हें, फिर कभी तफसील से बताऊंगा। मैंने उन पुरइसरार कुव्वतों को धोखा दिया। बहरहाल फिर मैं इस शहर से निकलकर भागा और मैंने वीरान इलाकों का रुख किया। वीरानों में, पहाड़ों में, सुरंगों में और ना जाने कहां कहां छुपता फिरा हूं। इस दौरान ऐसे ऐसे दिलचस्प वाकयात पेश आए कि तुम सुनोगे तो हंस हंस कर पागल हो जाएंगे। ना जाने को मुझे कौन कौन से रूप धारने पड़े, तब कहीं जाकर मैं उन लोगों से जान बचा सका हूं। अगर मैं मजबूर ना होता मेरे दोस्त, तो यकीन करो तुमसे एक लम्हे भी जुदा ना रहता। बहरहाल मुझसे एक गलती हो गई जिसका मुझे एतराफ़ है। अगर मैं तुम्हें भी साथ ले लेता तो तुम्हें ये परेशानी उठाना ना पड़ती, लेकिन आइंदा वादा है, अगर मौत भी आई तो मरने से कबल तुम्हें भी खत्म कर दूंगा और हम दोनों एक साथ एक कब्र में दफन होंगे। ये तालूत का कौल है और तालूत कौल का सच्चा है। बस पहली और आखिरी बार मुझे दिल से माफ कर दो, आइंदा कभी उसकी नौबत नहीं आएगी। तालूत के लहजे में ऐसी सच्चाई थी कि मेरा दिल पिघल गया। मैंने उसकी मजबूरी पर गौर किया और यही फैसला किया कि दर हकीकत वो मजबूर था, वरना ऐसा ना करता। मुझे ऐसा मालूम हुआ जैसे सुबह हो गई हो, मेरी परेशानियों के दिन खत्म हो गए हों और ये वीरान दुनिया फिर से आबाद हो गई। मैंने तालूत की तरफ देखा और तालूत ने दोनों हाथ फैला दिए। मैं उठा और तालूत से लिपट गया और तालूत मेरी पीठ थपकने लगा। तुझे जितनी तकलीफें उठाना पड़ी हैं मेरे यार, मैं उन सब का अजाला कर दूंगा। एक एक को ऐसी सजा दूंगा कि वो भी क्या याद रखेंगे। चुन चुन कर उन लोगों से बदले लूंगा जिन्होंने तुझसे दुश्मनी की है। नहीं तालूत, उनमें से कोई मुजरम नहीं, कोई काबिले सजा नहीं, बस मैं ही खुद गर्ज हो गया था। मैंने दो बेगुनाह इंसानों को मौत के घाट उतार दिया। मुझे उन गरीब सिपाहियों की मौत का जिंदगी भर अफसोस रहेगा। न जाने उनके बीवी बच्चों पर क्या गुजरी होगी। हम उन्हें पूरी जिंदगी के लिए फिक्रे माश से आज़ाद कर देंगे। हम उन्हें इतनी दौलत देंगे कि जिंदगी भर उन्हें कोई तकलीफ ना हो। मगर ये सब हुआ कैसे? मुझे पूरी कहानी तो सुनाओ। ये कौन सी जगह है? ये एक होटल का कमरा है, मैंने किराए पर हासिल किया। अब तो मुझे भी इस दुनिया में रहना आ गया। तब खाने के लिए कुछ मंगवाओ, मुझे सख्त भूख लग रही है, मैंने कहा और वो बोला अभी लो। तालूत ने कहा और फिर उसने बेरे को बुलाने के लिए घंटी बजाई और बेरे के आने पर उसने बहुत सी चीज़ों का आर्डर दे दिया। थोड़ी देर के बाद आर्डर की तामील हुई और मुरब्बों की तरह प्लेटों पर हाथ साफ करने लगा।
तालूत भी मेरा साफ देख रहा था और मुस्कुराते हुए मुझे देखता जा रहा था। फिर काफी पीते हुए मैंने अपनी दास्तान उस वक्त से शुरू की जब मैंने नरगिस रहमानी के यहाँ से वापसी के बाद टेलीफोन पर बात करने वाले से मुलाकात करने के लिए किया था। शेखर की पूरी दास्तान सुनने के बाद मैंने बात की दास्तान सुनाई, जिसमें नरगिस रहमानी का तज़किरा, दाऊद रहमानी की फर्द शनाजी, पुलिस कांस्टेबल के कत्ल, सुरैया से मुलाकात और शेखर और उसके साथियों के कत्ल के पुलिस हेड ऑफिस तक के वाकयात शामिल थे। तालूत के चेहरे से अजीब तासरात थे। मेरे खामोश होने पर वो कई मिनट तक खामोश रहा। कभी उसके चेहरे पर गुस्से की सुर्खी नजर आती और कभी गम के तासरात। फिर उसने सर्द आवाज में कहा, बर्दा फरोशों तुम्हारे हाथों मारा गया। काश मुझे उससे इंतकाम लेने का मौका मिल जाता, लेकिन उन लोगों को मैं नहीं छोड़ूंगा जिन्होंने तुम्हारे साथ ज्यादती की है। नहीं तालूत, मैंने भी सख्त लहजे में कहा, उनमें से एक भी सजा का मुस्तहिक नहीं। सब ने अपने फराइज अंजाम दिए। पुलिस वालों के साथ जो कुछ हुआ वही अफसोसनाक है। सब ने सिर्फ अपना फर्ज अदा किया। मेरी निगाहों में उनमें से एक भी मुजरम नहीं। हम उनमें से किसी को कुछ नहीं कहेंगे। और दाऊद रहमानी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? तालूत ने गुस्से से खौलते हुए कहा। दाऊद रहमानी का किरदार भी मेरी निगाहों में बुरा नहीं। उसे बड़े खलूस से कहा था कि अगर मेरे ऊपर मुकदमा चला और मुझे बचाने में उसकी पूरी दौलत भी सिर्फ हुई तो वह उसे दरेग नहीं करेगा। नहीं तालूत, उनमें कोई भी काबिल सजा नहीं। जो काबिल सजा था उसे मैं कैफरे किरदार तक पहुंचा चुका हूं। तालूत मुझे घूरता रहा और फिर बोला, तो अब क्या इरादे हैं? तुम्हारे ऊपर से खतरा टल गया। हाँ, वो मायूस होकर वापस चले गए, लेकिन तुम उन्हें धोखा देने में किस तरह कामयाब हुए? जाहिर है वो भी तुम्हारी तरह पुरइसरार कुव्वतों के मालिक होंगे। ये ना पूछो यार, क्या क्या जतन करने पड़े। यूं समझ लो कि एक रात मुझे गधे के रूप में एक धोबी के थान पर बंधा रहना पड़ा। तालूत ने झींपते हुए अंदाज में कहा और मेरे हलक से एक जोरदार कहका उबल पड़ा। ये तो कुछ भी नहीं, कभी फुर्सत में पूरी दास्तान सुनाऊंगा, तालूत ने कहा और मेरे हलक से कह के उबल पड़े। और तालूत बुरी सी शक्ल बनाए हुए बैठा था। बहुत दिन के बाद यूं खुलकर हंसा था। तबीयत को एक अजीब सी फर्क का एहसास हुआ। दफतन तालूत ने कहा, सुनो, तुम्हारे यहाँ भी तो शहनशाही निज़ाम है। मेरा मतलब है शहनशाह टाइप के लोग होते हैं जिनके अहकामात चलते हैं। था कभी, अब ये खत्म हो चुका। लेकिन मैंने तो अभी जिंदगी अपनी आंखों से देखा है। कहाँ? मैंने तअज्जुब से पूछा। पहाड़ों के दरमियान जहाँ हर तरफ बर्फ बिखरी पड़ी थी। शायद तुम इलाका गैर के आज़ाद रियासतों की तरफ निकल गए होगे। जो कुछ भी हो, मुझे वो खित्ता बहुत पसंद आया। अगर तुम साथ होते और मैं संगीन हालात से दो चार ना होता तो कुछ वक्त वहाँ गुजार कर जरूर लुत्फ अंदोज होता। हाँ, लेकिन मैंने वो इलाके नहीं देखे, सिर्फ उनके बारे में सुना है। तो फिर क्या ख्याल है? क्या मतलब? चलें उधर, दिलचस्पियां रहेंगी। तालूत ने बच्चों के से अंदाज में खुश होते हुए कहा। जैसे तुम्हारी मर्जी, मैंने नीम रजामंदी से कहा। खुद मैं भी इस माहौल से उकता गया था और थोड़ी सी तब्दीली चाहता था। तब ठीक है, हम वहां चलेंगे। लेकिन मेरे दोस्त, तुम मुझे थोड़ी सी इजाजत जरूर दोगे। अगर तुमने उसके लिए मना किया तो मेरी तबीयत पर अज़्म हलाल रहेगा। कैसी इजाजत? मैं वादा करता हूं कि किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। लेकिन जिन लोगों ने तुम्हें तरनवाला समझा, उनके साथ थोड़ी सी तफरीह करके उन पर तुम्हारी अहमियत वाज़े करना चाहता हूँ। हम दाऊद रहमानी से भी मिलेंगे और उनका शुक्रिया अदा करेंगे। इन बातों से अब कोई फायदा नहीं तालूत। तुम नहीं समझते, फिर तुम नरगिस से भी बात कर लेना। वैसे क्या वाकई तुम उससे मोहब्बत करने लगे हो? तालूत ने मुझे घूरा। मोहब्बत? वो मुझे पसंद है। अगर मैं चाहता तो उसे बाआसानी हासिल कर सकता था, लेकिन फिर वो मेरे लिए एक आम औरत से ज्यादा न रह जाती। लेकिन वो एक सादा दिल लड़की है। मैं उसे कोई जहनी या जिस्मानी तकलीफ नहीं देना चाहता। बस इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तब फिर तुम्हारे कहने के मुताबिक आखिरी वक्त में वो तुम्हारी सच्चाई पर यकीन कर बैठी थी और अब उसकी ना जाने क्या हालत होगी। तुम उसे समझा तो सकते हो। तालूत के इन जुमलों ने मुझे परेशानी में डाल दिया। सच बताऊं, मेरे दिल में भी ये ख्वाहिश मचल उठी कि कम से कम नरगिस पर उन वाकयात के बाद का रद्द अमल तो देखूं।
तालूत मेरी शक्ल देख रहा था। मुझे नरम पाकर बोला, बस अब सोचने की जरूरत नहीं, हम उससे जरूर मिलेंगे। और मैं एक गहरी सांस लेकर खामोश हो गया। फिर दूसरे दिन सुबह मैंने अखबारात मंगवाए। अखबारात की हाशिया आराई देखकर मेरी आंखें फैल गईं। मुझे एक खौफनाक खतरा करार दिया गया। हंगामी पैमाने पर मुझसे निपटने की तैयारियां की जा रही थीं। अखबारात ने नुमायां तौर पर मेरी तस्वीर शाया की। कहीं मुझे एक मॉडर्न जादूगर कहा गया और कहीं कोई खबीस रूह। कल का पूरा वाकया तफसील से दर्ज था। तालूत एक एक खबर को पढ़कर हंस रहा था। तुम हंस रहे हो, मेरी जान निकले जा रही है। अगर किसी बेरे वगैरह ने हमें पहचान लिया, तुम फिक्र मत करो, बस देखते जाओ। नहीं तालूत, शक्लें बदल लो, हम कोई नया हंगामा नहीं करेंगे। मैं उस वक्त तक यहाँ से नहीं निकलूंगा जब तक शक्ल ना बदल दी जाए। चलो ठीक है, लेकिन दाऊद रहमानी के सामने हम असली शक्ल में ही जाएंगे। वहाँ की दूसरी बात है, लेकिन इस बात पर गौर कर लेना कि वहाँ पुलिस जरूर होगी। उन्हें ख्याल होगा कि मैं एक बार वहाँ जरूर जाऊंगा। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, बस तैयार हो जाओ। नाश्ता दाऊद रहमानी के यहाँ ही करेंगे। चाहे नाश्ता करके चलो, हमने देखने के बाद वहाँ नाश्ते का किसे होश रहेगा। ये भी ठीक कहते हो, तालूत ने मुझसे इत्तफाक किया। नाश्ते के बाद हमने लिबास पहने और तैयार हो गए। होटल से निकलते हुए मेरे कदम कांप रहे थे और मैं खौफजदा निगाहों से चारों तरफ देख रहा था, लेकिन बदमाश तालूत मुतमिन था। फिर होटल से बाहर कदम रखकर उसने मेरे चेहरे पर हाथ रखा और अपने चेहरे पर तालूत की बदली हुई शक्ल देखकर मैंने भी समझ लिया कि मेरी शक्ल बदल गई होगी और मैं काफी हद तक मुतमिन हो गया। तालूत ने एक टैक्सी रोकी और हम दोनों इत्मीनान से उसमें बैठ गए। थोड़ी देर के बाद टैक्सी दाऊद रहमानी की खूबसूरत कोठी के सामने पहुंच गई और हम दोनों नीचे उतर आए। तालूत ने बिल अदा किया और हम चारों तरफ नजरें डालते हुए गेट पर पहुंच गए। बेज़ाहिर पुलिस वालों की मौजूदगी का एहसास नहीं होता था। गेट पर चौकीदार मौजूद था। उसने हमें सवालिया नजरों से देखा। सेठ साहब मौजूद हैं? हाँ, लेकिन वो किसी से मिल नहीं सकते, उनकी तबीयत खराब है, चौकीदार ने कहा। और नरगिस रहमानी बीबी जी भी मौजूद हैं, लेकिन वो भी किसी से नहीं मिलेंगी। ठीक है, अगर वो हमसे नहीं मिलेंगी तो हम उनसे मिल लेंगे, तालूत ने कहा और आगे बढ़ने लगा। मैं बोल चुका हूँ साहब, आप लोग अंदर नहीं जा सकते, सेठ ने बोल दिया है, कोई भी हो वो नहीं मिलेंगे। चौकीदार रास्ता रोकने के अंदाज में बोला और तालूत चौंक कर उसे घूरने लगा। फिर उसने होंठ सिकोड़कर चौकीदार के सीने पर फूंक मारी और चौकीदार किसी तिनके की तरह उड़कर दूर जा गिरा। तालूत ने मुझे इशारा किया और हम दोनों अंदर दाखिल हो गए। तालूत इत्मीनान से चलता हुआ अंदर जा रहा था और चौकीदार उठकर अपने कपड़े झाड़ रहा था। उसकी आंखें हैरत से फटी हुई थीं। बहरहाल फिर उसने हमें रोकने की कोशिश नहीं की और हम इत्मीनान से अंदर दाखिल हो गए। तालूत ने एक गुजरती हुई मुलाजमा को रोका और उससे मिस्टर दाऊद रहमानी के बारे में पूछा। साहब अपने बेडरूम में हैं और मिस नरगिस वो अपने बेडरूम में, मुलाजमा ने कहा और तालूत शुक्रिया अदा करके आगे चल पड़ा। फिर उसने मेरे कंधे पर हाथ मारते हुए कहा, अब बताओ तुम किसके बेडरूम में जाना पसंद करोगे, लेकिन एक शर्त है। क्या? मैंने पूछा। वहाँ कोई रूमानी ड्रामा नहीं होगा। मेरा मतलब है हद से तजावुज करने वाली बात। अगर ऐसी कोई बात होनी है तो फिर मैं बाहर ही रह जाऊं, वरना जरा मैं। तालूत शरारत से गर्दन खुजाते हुए बोला, फजूल बातें मत करो, तुम बाहर ही रहोगे, मैंने कहा और तालूत एक गहरी सांस लेकर बोला, बेहतर है, इस दौरान मैं जरा सेठ साहब से मुलाकात कर लूं। मैंने गर्दन हिला दी। फिर हम दोनों नरगिस रहमानी की ख्वाबगाह पर पहुंच गए। दरवाजा अंदर से बंद था। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। मैंने दोबारा दस्तक दी तो नरगिस की भराई हुई आवाज सुनाई दी, कौन है? लेकिन मैंने उस आवाज का जवाब नहीं दिया और तीसरी बार दरवाजा खटखटाया। उसके साथ ही मैंने तालूत की तरफ देखा। तालूत ने अपना हाथ मेरे चेहरे के सामने कर दिया और हम दोनों अपनी असली शक्ल सूरत में आ गए। कौन है? बोलते क्यों नहीं? भाग जाओ। अंदर से नरगिस की झंझलाई हुई आवाज सुनाई दी, लेकिन मैंने फिर चौथी बार दस्तक दी। तब अंदर से कदमों की आहट सुनाई दी और मैंने मल्तजी निगाहों से तालूत की तरफ देखा। दूसरे लम्हे तालूत मेरी निगाहों से गायब हो गया और उसी वक्त दरवाजा खुल गया। नरगिस के बाल बिखरे हुए थे, आंखें मतवरम थी।
उस वक्त चेहरा गुस्से से लाल भभूका हो रहा था, लेकिन मेरी शक्ल देखते ही उसके कदम लड़खड़ा गए। उसने गिरने से बचने के लिए दरवाजे का सहारा लिया और पागलों की तरह मेरी शक्ल देखने लगी। अजीब कैफियत थी उसकी आंखों की। फिर उसके मुंह से आवाज निकला, क्या तुम कोई तसव्वुर हो? क्या तुम कोई ख्वाब हो? नरगिस, मैं आरिफ जमाल हूँ। एक हकीकत, मैंने आगे बढ़कर कहा। हकीकत? वो दीवानावार आगे बढ़ी और मुझसे लिपट गई। आरिफ, तुम जिंदा हो। आरिफ, हाँ तुम जिंदा ही हो। वो पागलों की तरह मुझे टटोलने लगी। मैं उसका बाजू पकड़कर उसे अंदर ले गया। मैंने पलटकर दरवाजा भी बंद किया और फिर मैं उसे लेकर एक सोफे पर पहुंच गया। अब नरगिस जज्बात के भनूर से निकल आई। वो जरा कदरे संभल गई। आप आरिफ साहब, मैंने अखबारात में पढ़ लिया था, अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं खुदकुशी कर लेती। आरिफ साहब, मुझे क़यामत तक ये मलाल रहता कि डैडी आपके एहसानात का जवाब ना दे सके। तफसील आपको मालूम हो गई होगी नरगिस साहबा। हाँ, और तफसील मालूम होने के बाद मैंने डैडी को माफ़ कर दिया था। नहीं नरगिस साहबा, आपके डैडी कसूरवार नहीं। उन्होंने एक मुहज़्ज़ब इंसान और एक मुहब्बे वतन शहरी के फ़राइज़ अंजाम दिए थे। बहरहाल ना दानस्तगी में ही सही, मैं मुजरम ज़रूर हूँ। ये दुनिया इतनी सिता क्यों है? ये गहराइयों में क्यों नहीं जागती? कानून इतना हल्का क्यों है? जुर्म की वजह क्यों नहीं मालूम की जाती? उसका तदराक क्यों नहीं किया जाता? क्या ये लोग सिर्फ सजाएं देने वाले हैं? फिर इंसाफ करने वाले कहाँ गए? नरगिस ने दर्द भरे लहजे में कहा और मेरी आंखों में आंसू उमड़ आए। पूरी दुनिया से मेरा गिला खत्म हो गया मिस नरगिस। मेरे दिल की सबसे बड़ी ख्वाहिश यही थी कि आपकी जुबान से ये अल्फाज सुन लूं। मैंने आपके लिए कभी बुरा नहीं सोचा मिस नरगिस। दर हकीकत आपके लिए मैंने ये सब तकालीफ उठाई हैं और आप मेरे दिल को भा गई हैं। और दिल की सिर्फ इतनी सी ख्वाहिश थी कि आप मेरे सामने मेरी बेगुनाही का इकरार कर लें। इसकी वजह से जो कुछ हुआ आपके इल्म में है। मैं आपकी दिल से कदर करती हूँ आरिफ साहब। काश मैं आपकी इस मोहब्बत का कोई बदला दे सकती। बदला तो मुझे मिल गया, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। और फिर अचानक नरगिस चौंक पड़ी। पुलिस अब भी आपकी तलाश में होगी आरिफ साहब। आप पुलिस की फिक्र ना करें, सब ठीक हो गया है। क्या अखबारात की खबरें दुरुस्त थी आरिफ साहब? क्या दर हकीकत पुलिस के साथ वही सब कुछ हुआ जो अखबारात ने लिखा है? हाँ, वो खबरें दुरुस्त थी।